गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एकेडमी में। तो जिन लोगों का भी ALP CBT 1 का जो टेस्ट है, जो जुलाई में प्रस्तावित है, जून के अंत में और जुलाई के स्टार्टिंग में ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है जो भी क्वेश्चन है उनकी हम प्रैक्टिस कर लें। तो आज का जो सेशन लेकर आए हैं हम, वो स्पेशल ALP टेक्नीशियन के लिए साइंस का क्वेश्चन, जो भी रेलवे की तैयारी कर रही हैं उनके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1 किलोवाट घंटा ये किसके बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। देखिए, इस सेशन को हम जल्दी से जल्दी फास्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितने जल्दी इसको कर लेंगे उतने ही जल्दी कोई और सब्जेक्ट उठा सकते हैं, हम उसको कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ही हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। तो जो बल की परिभाषा है, आपको बता दें कि न्यूटन का जो पहला नियम था, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था, उससे हमारी बल की परिभाषा ली गई है। ठीक है। और जो सेकंड लॉ था, जो न्यूटन का सेकंड द्वितीय नियम है, उसके अनुसार से क्या लिया गया है, F = ma। तो जो अगर सूत्र की बात करें तो वो सेकंड नियम से लिया गया है, और परिभाषा की बात करें वो फर्स्ट नियम से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि न्यूटन की गति का पहला नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मान लें कि काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है और त्रिज्या 1/3 के बराबर है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। देखिए, त्वरण पूछा गया है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, यानी कि स्मॉल g। तो स्मॉल g बराबर क्या होता है, फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, g = g m1m2/r²। तो m1 m2 यानी कि द्रव्यमान है और r² यानी कि त्रिज्या है। तो यहीं हम देख लेते हैं, पृथ्वी के आधा द्रव्यमान लेना है। तो पृथ्वी का आधा द्रव्यमान जो हम सॉल्व करेंगे वो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो m/2 ले लेंगे, और त्रिज्या बताई गई है 1/3। 1/3 यानी कि r² होता है, तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी को अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये निकल कर आ जाएगा m/2, और इसका जो स्क्वायर करेंगे वो स्क्वायर हो जाएगा 9/1। 9/1। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 9/2 × g। ठीक है। तो जो फाइनली आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, 9/2 × g। ठीक है। चलिए, इसमें न्यूमेरिकल आने वाले हैं, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल भी रखे हैं हमने, तो कृपया वीडियो को बहुत एंड तक देखते रहिए, कि इसमें बहुत अच्छा सेशन लेकर आए हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। देखिए, कार्य का फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा। कार्य का फॉर्मूला होता है W = F × d। ठीक है। F यानी कि फोर्स, और यानी कि F = ma भी होता है, वही न्यूटन भार के बराबर होता है। ठीक है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे 120 × d यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ऊंचाई कह सकते हैं इसके लिए। तो 2 मीटर की ऊंचाई तक इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 240 जूल। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, 240 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 0.3 मीटर है, तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए, सबसे पहले हम उत्तल दर्पण को बनाते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण इस प्रकार से होता है, ये इसकी मुख्य अक्ष होती है, और यहाँ पर इस साइड होती है फोकस दूरी, और इसकी डबल होता है वक्रता केंद्र। फोकस दूरी का डबल होता है वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र ही दे रखा है 0.3, और उसने बोला है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। तो मुख्य फोकस ये रहा हमारा, और यहाँ से और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। तो जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, और वक्रता त्रिज्या है 0.3। 0.3 का जो आधा करेंगे हम तो आ जाएगा 0.15। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 0.15 मीटर। चलिए, अगर सेशन आपके लिए अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी और भी वीडियो, साइंस की, न्यूमेरिकल की वीडियो आप तक पहुंच जाएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में से क्या करना होगा। ऑप्शन है 273 से गुणा करना होगा, ऑप्शन बी है 273 से विभाजित करना होगा, ऑप्शन सी है 273 जोड़ना होगा, ऑप्शन डी है 273 हटाना होगा। तो सीधी सी ये बात हम आपके लिए बता दें कि जो सेल्सियस पैमाना होता है उस और केल्विन पैमाने में बस इतना होता है, जो डिग्री सेल्सियस दिया होता है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 में जोड़ना होता है। और ये बोल रहा है केल्विन पैमाने पर लिए गए, केल्विन से डिग्री सेल्सियस पैमाने में आना है तो क्या करना होगा, 273 घटाना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी 273 हटाना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 20 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं, इसके बाद इस संयोजन को 20 ओम के तीसरे प्रतिरोध और 3 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में, ठीक है, पहले के 2 प्रतिरोध है 20 ओम के, वो समांतर क्रम में है, इस बात को ध्यान रखना है। और इन दोनों को जोड़ने के बाद इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और 3 वोल्ट की बैटरी के साथ, ठीक है, और बैटरी की आपूर्ति की गई शक्ति हमें बतानी है। तो देखिए शक्ति को हम पहले बाद में निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं समांतर क्रम में जो 2 प्रतिरोध हैं उनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R, सबको पता होगा 1/R बराबर 1/R1 जो हमारा 20 है, 1/R2 वो भी हमारा 20 है। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/20 यानी कि 2 ढाई 20। आर बराबर जो निकल कर आ जाएगा फाइनली वो 10 ओम आ जाएगा। आर बराबर 10 ओम आ चुका है और इसके लिए 20 ओम की श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, हमारा जो फाइनली आर निकलेगा वो 20 और 10 कितने हो जाएंगे, 30 ओम। ठीक है, आर का मान ये आ गया और वी का मान ये रहा। तो इसमें हमें निकालनी है शक्ति पी। तो पी बराबर फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा V²/R। तो यहाँ से निकाल लीजिए V² यानी कि 3 × 3 अपॉन R। R जो है वो 30 आ चुकी है, 3 ढाई 30 और ये 10 के बदले में यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा 0.3। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी 0.30 वाट। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु को 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। फोकस दूरी है 60 सेंटीमीटर, तो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है। तो 1/f बराबर 1/v। v जो रखा जाएगा यानी कि v होता है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब तो पूछा गया है प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, और जो वस्तु रखी जाती है वो लेफ्ट साइड की तरफ रखी जाती है और वो होती है माइनस में, और सूत्र होता है प्लस में हमारा। तो माइनस में जो दूरी रखेंगे तो माइनस की 40। तो फाइनली 1/v बराबर आ जाएगा 1/60 और ये माइनस इधर जाके जाएगा तो हो जाएगा 1/40 प्लस का। इसको जो सॉल्व करेंगे हम 120 इसका एलसीएम ले लेंगे। 6 दूनी 12 यानी कि 2 आ जाएगा और 4 तिया 12 यानी कि 3 आ जाएगा। 2 3 5/120 और 5/120 को जो सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, ये 5 दूनी 10 5 चौके 20 यानी कि जो सीधा सीधा हम निकालेंगे 1/v आ गया है 1/24। तो v बराबर कितना हो जाएगा प्लस के 24, क्योंकि आंसर हमारा प्लस में आया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी प्लस के 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का होता है। तो देखिए कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 12 होता है। इसमें भी 1 का पूछा गया है, तो जो 1 का 12 के सापेक्ष तो 1/12 हो जाएगा, सीधा सीधा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समबाहरिकों में की संख्या, किसकी संख्या समान होती है। जो समबाहरिक होते हैं वो आपके लिए साफ साफ दिख रहा है, इसके नाम से ही पता चला है समबाहरिक।
संभारिक यानी जिसमें भार समान हो। और जो परमाणु का जो भार होता है वो क्या होता है, जैसे ये परमाणु है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है नाभिक में, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो जो भार होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को दोनों को जोड़कर ही होता है, और वो किस में होता है, नाभिक में। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। संयोजन होता है जुड़ना, जैसे कि अभिक्रिया है A+B बराबर, तो इन दोनों को जोड़कर क्या बन जाएगा, AB। इस तरह की अभिक्रिया का उदाहरण होता है वो संयोजन का होता है। और उसने पहले ही मना कर दिया है कि उदाहरण नहीं है, ऐसा हमें पता करना है, उदाहरण नहीं है। तो बुझे हुए चूने का जो होता है वो चूने CaO में H2O को, जल को डालकर इसको बुझा दिया जाता है और ये AB का रूप ले लेता है, यानी CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। और ऑप्शन नंबर बी है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब गर्म किया जाता है, CaCO3 के लिए इसमें गर्म किया जाता है, तब ये कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है। और जो कोयला होता है हमारा, कोयले में C+O2 कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 का निर्माण हो जाता है। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से जल का निर्माण करती है, ये साफ साफ दिख रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो यही है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके दो भागों में तोड़ दिया जाता है। तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये साइंस का क्वेश्चन और कथन में दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम देख लेते हैं। डोवेराइनर ने प्लेटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला परीक्षण किया और तत्वों के समान उत्प्रेरक की खोज की। तो डोवेराइनर के नाम से ही पता चल रहा है, डोवेराइनर का त्रिक का नियम, इन्होंने ट्राइड नियम दिया था और प्लेटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला परीक्षण किया था, ये बात सही है। ठीक है, उत्प्रेरक नियम की खोज की थी जिससे तत्वों की आवर्त का विकास हुआ था। तो विकास तो यहीं से स्टार्ट हुआ था, यानी कि ये कथन बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, J.W. डोवेराइनर ने जेना विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान और फार्मेसी के प्रोफेसर थे। ये भी बात बिल्कुल सही है, ये जेना विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री के फार्मेसी के प्रोफेसर थे। तो इसमें दोनों कथन सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य हैं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। ये बात तो सही है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का है, जिसमें क्लोरीन जो होती है क्लोराइड, ये जल के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, इसका उपयोग पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने में किया जाता है। ये भी बात सही है, अभी बताया था हमने, ये कीटाणु मुक्त बनाने में किया जाता है। तो इसके कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों कथन सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके पास 2 विलयन ए और बी है। विलयन ए का पीएच मान 6 है, विलयन बी का पीएच मान 9 है। इस जानकारी के आधार पर सही उत्तर चुनें। देखिए ये पीएच मान क्या होता है, इसका पीएच मान का आज बिल्कुल ऑपरेशन कर देते हैं। पीएच मान जो 7 होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, 7 जो होगा वो उदासीन होगा, 7 से जितना भी ज़्यादा होगा वो क्षारीय होता जाएगा, और 7 से जितना भी कम होता जाएगा वो अम्लीय होता जाएगा। जितना ज़्यादा कम होगा वो उतना ही अच्छा अम्लीय होगा, और जितना ज़्यादा अधिक होगा उतना ही अच्छा अधिक क्षारीय होगा। अब इसको ऑप्शन देख लेते हैं कि विलयन ए अम्लीय है और विलयन बी क्षारीय। देखिए विलयन ए का जो पीएच मान है वो 6 है, यानी कि ये अम्लीय प्रकृति का है, और विलयन बी है उसका पीएच मान 9 है, यानी कि ये क्षारीय प्रकृति का है। अब दूसरा ऑप्शन है दोनों विलयन अम्लीय हैं, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है दोनों विलयन क्षारीय हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है विलयन ए क्षारीय है और विलयन बी अम्लीय है, तो ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो विलयन नंबर ए है वो अम्लीय है और विलयन नंबर बी है वो क्षारीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह के सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित हैं।
तो इसमें जो हम देखेंगे यानी कि या तो पेंटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है, प्रोपेन इस हिसाब से मिल जाए, या फिर ब्यूटाइन, पेंटाइन, प्रोपाइन इस हिसाब से मिल जाए। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है C3H8, CnH2n करके देखेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि C3H8 ये प्रोपेन बन रहा है, और C4H10 यानी कि 4 यहाँ रखेंगे CnH2n +2 में, तो 4 दूनी 8 और 2 10 ये ब्यूटेन बन रहा है, और C5H12 में रखेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 12 CnH2n +2, तो ये हमारा पेंटेन बन रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेंडल ने 2 प्रयोग किए। पहला प्रयोग है लंबे पौधों के पराग को छोटे पौधों के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया, और प्रयोग 2 है छोटे पौधों के पराग लंबे पौधे के बीजांड को निषेचित करने के लिए, यानी कि लंबे पौधे लिए और छोटे पौधे, लंबे पौधे और छोटे पौधे, दोबारा में छोटे पौधे के पराग और लंबे पौधे की निषेचित किया। तो यदि हम इन दोनों प्रयोगों से उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हम क्या पाएंगे? प्रयोग 1 में छोटे पौधे उत्पन्न होंगे, प्रयोग 2 में भी छोटे। देखिए जो प्रभावी गुण होगा वो लंबे का होगा इन दोनों में, ठीक है। तो प्रयोग 1 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे, प्रयोग 2 में भी लंबे उत्पन्न होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे बताए गए सभी तरीके HIV संक्रमण के प्रभावी निवारक तरीके हैं जिनका अभ्यास किया जा सकता है, वह चुनें, यानी कि वह ऑप्शन चुनना है जिसका अभ्यास नहीं किया जा सकता। तो देखिए ऐसा हमें इसमें ऑप्शन चुनना है जिसका अभ्यास नहीं किया जा सकता। इसके लिए मैं आपके लिए सीधा बता दूं कि HIV संक्रमण है ये किससे फैल सकता है, वो इसमें ऑप्शन को चुनना है। तो देखिए HIV अगर इसका हम प्रयोग करते हैं तो HIV से बचा जा सकता है। विसंक्रमित इंजेक्शन सुइयों का प्रयोग, यानी कि एक बार प्रयोग करके उसको निडल को तोड़ दिया जाए तो इससे भी बचा जा सकता है, ठीक है। और इससे भी सुरक्षित रक्त आदान विधि, इससे भी हमें बचा जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो उपलब्ध टीकों का उपयोग, टीके अभी बने ही नहीं है तो इसकी बात कहाँ से आई? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एंटीसेप्टिक, ऑप्शन नंबर बी है एंटीबायोटिक, ऑप्शन नंबर सी है एनेस्थेटिक, ऑप्शन नंबर डी है एंटीपायरेटिक। देखिए सबको पता होगा इसमें एंटीबायोटिक इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। लसिका यानी कि लिम्फ के कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं, इसके सही कार्यों को दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। कार्य है ए, आंत के पचित और अवशोषित वसा को ले जाता है, CO2 को फेफड़ों तक ले जाता है, यानी कि लिम्फ की बात कर रहा है लसिका। RBC को लसिका पर्व तक ले जाता है, और डी है ये अतिरिक्त तरल का कोशिका बाह्य स्थान से वापस रक्त में बहा देता है। तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। ये जो बी वाला काम है ये लसिका का नहीं है, ठीक है, और जो सी वाला काम है वो भी लसिका का नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए और डी। ए और डी किस में है? ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ए और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधन किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होता है? जो शरीर का जो हार्मोन है वो संतुलन में बदलाव होता है, तो किसकी विधि से? जो हम गोलियों का सेवन करते हैं इनकी विधि से हम, इसकी विधि में शरीर के जो हार्मोन होते हैं उनके संतुलन में बदलाव हो सकता है। चलिए बाकी के और ये उपयोग हैं इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये सुरक्षित है बिल्कुल, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं।
तो कैसा लगा आज का हमारा सेशन, और ये साइंस का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी मिल सकता है एग्जाम में, 1 से 2 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं CBT 1 ALP के एग्ज़ाम में, और RRB के जितने भी एग्जाम है उसमें साइंस का जिसका भी पोर्शन है साइंस वाला, उसमें बहुत हेल्प करने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।